हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का संजीव पांडे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बेहद उपयोगी टॉपिक को मैं लेके आया हूं और यह प्राचीन भारत का टॉपिक है। इसका नाम है हर्षवर्धन। इसमें हम लोग हर्षवर्धन के इतिहास को व्यापक रूप से पढ़ेंगे, नियोजित तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को विदित होगा कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है और लाइव क्लासेस के माध्यम से इसमें आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको भी समाप्त किया जाता है। इसमें पोल्स भी होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे मिलता है। जो भी आपका शेड्यूल होगा वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, जो भी कोर्स होगा वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। इसके अलावा यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पे वीडियो का अनलिमिटेड एक्सेस भी प्रदान किया जाता है। मे भी किसी कारणवश आप लोग लाइव क्लास में अनुपस्थित होते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में वो स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और कोर्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। फलतः यहाँ की जो फ्री की लाइव क्लासेज हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। ये है मेरा दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। हमारे द्वारा क्लास की जो लिंक होती है वो यहीं पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो पीडीएफ हमारा होता है वो भी आप लोगों को यहीं पर मिलता है। इसके अलावा यूपीएससी परीक्षा से संबंधित जो अन्य चीज़ें होती, अन्य जानकारियाँ होती हैं वो यहीं पर समय समय पर हमारे द्वारा उपस्थित करवाई जाती हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो मेरा नाम संजीव पांडे है। 8 साल से ज़्यादा से मैं इतिहास को विषय के रूप में और जीएस के रूप में पढ़ा रहा हूँ। एमए मैंने इतिहास से किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और 2 बार हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, 2011 और 2013 में। यूपी पीसीएस का भी कई बार इंटरव्यू मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे देश के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे मृणाल पटेल जी हैं, जैसे रोमन सैनी जी हैं, इनका दोस्तों आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा मैं भी इसी में शामिल हूँ, अन्य एक्सपर्ट भी इसमें शामिल हैं, तो इनका भी समय समय पर आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे यूपीएससी पीटी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा का संपूर्ण कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी अध्ययन करवाया जाता है। एनसीईआरटी के अध्ययन के अलावा जो करंट अफेयर्स की क्लासेज होती हैं वो भी आपको मिलती हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोग तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, यानी आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, इसके बारे में भी आपको समय समय पर बताया जाता है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में अच्छा नंबर कैसे लाएं, यानी आप अपनी सफलता में आगे कैसे बढ़ें, यह भी बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है, एक आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन है। प्लस कोर्स के 6 महीने के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो 40,500 है। 12 महीने के जो सब्सक्रिप्शन की फीस है वो 49,500 रुपये है। इसमें आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे इस फी में आपको 10% की छूट मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने का है, 24 महीने और 36 महीने का है। इन सारे सब्सक्रिप्शंस में आपको 10% फीस की छूट मिलेगी। इसके अलावा हम लोग आइकॉनिक कोर्स की बात करते हैं तो आइकॉनिक कोर्स एक तरीके से 1 साल, 2 साल और 3 साल का है, यानी 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने का है। इसमें 12 महीने की जो फीस है दोस्तों 69,500 रुपये है। 24 महीने और 36 महीने की फी भी यहाँ पे ऐड है। इसमें भी सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे इस फी में भी आपको 10% की छूट मिलेगी। जिस तरीके से आपके 12 महीने की फी 69,500 रुपये थी वो 10% लेस होके 62,550 हो जाएगी। अब ये है जो आइकॉनिक कोर्स है, ये बड़ा ही आधारभूत कोर्स है। इसमें लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है, टेस्ट सीरीज की भी रोज सुविधा मिलती है।
अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने को मिलता है, स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे शेड्यूल होता है, पर्सनल कोच भी मिलता है जो कि प्लस कोर्स में आपको नहीं मिलता, यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस और पीटी के प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, स्टडी प्लानर रहेगा, यहाँ पे पर्सनली फीडबैक भी आपका समय समय पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पे ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शंस मौजूद है। इसके 6 महीने की जो फीस है वो 22,500 रुपये है, 12 महीने की जो फीस है वो 27,500 है। 6 महीने और 12 महीने पे टिक इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यही कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी होगा, सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। रही बात 1 महीने के ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस की, तो आप चाहें तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने में ऑप्शनल का शिक्षण कुछ आपको प्राप्त नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल होता है, सिलेबस को भी समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मुख्यतः 6 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शंस लें। इसमें सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव का प्रयोग करें। ऐसा करने पे इसमें भी आपको 10% के फी की छूट मिलेगी। तो ये रही अनअकैडमी की कुछ आधारभूत बातें। अब आप लोग अनअकैडमी का चाहे प्लस कोर्स हो चाहे आइकॉनिक कोर्स हो, इसके सब्सक्रिप्शंस को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं आज की अपनी क्लास पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों? हर्षवर्धन का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्षवर्धन के इतिहास पे हम लोग पहुंचते हैं। हर्षवर्धन का इतिहास, हर्षवर्धन का इतिहास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ये गुप्तोत्तर काल का प्रमुख शासक है। जैसे गुप्त काल का हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, अब सबसे पहले हम लोगों को यह समझ लेना है कि आखिर हर्षवर्धन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हर्षवर्धन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हर्षवर्धन का हम लोग इतिहास पढ़ें और इसका परिचय ना पढ़ें तो फिर थोड़ा सा इतिहास हमें अधूरा एक तरीके से दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो परिचय होता है वही एक तरीके से इतिहास का बेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे सामान्य परिचय, हर्षवर्धन का सामान्य परिचय। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे, हर्षवर्धन के अभिलेख कौन कौन से हैं, हर्षवर्धन के अभिलेख कौन कौन से हैं इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ेंगे और तीसरे पहलू में आएंगे। तो तीसरे पहलू में हम लोग हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन के समय में जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन एक शासक होने के साथ साथ में बहुत बड़ा साहित्यकार भी था। तो हर्षवर्धन के समय में जो साहित्य का उत्थान हुआ वो कैसे हुआ, कौन कौन से साहित्य इसके समय में थे। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के समय में एक चीनी यात्री भारत आ रहा है, एक चीनी यात्री भारत आ रहा है और इसका नाम है ह्वेनसांग। इस ह्वेनसांग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन का धर्म क्या था और इसके समय में धार्मिक स्थिति क्या थी इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यानी यह जो हर्षवर्धन है इसका अध्ययन हम लोग कई पहलुओं के अंतर्गत करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन कौन था, कहाँ का शासक था, इसकी राजधानी क्या थी, मीन्स इसका सामान्य परिचय। इसके बाद में इसके अभिलेख कौन कौन से थे, उसमें किन किन बातों का विवरण मिलता है, यह बात भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, कैसे कैसे इसने युद्ध वगैरह किया, कहाँ से युद्ध किया, ये भी हम बताएंगे। इसके अलावा हम लोग इसके साहित्य का अध्ययन करेंगे। साहित्य के अलावा इसके दरबार में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था, इसने क्या क्या वर्णन दिया था, क्या खास बातें हैं जो एग्जाम में आती हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे।
इसके अलावा यह जो हर्षवर्धन था इसका धर्म क्या था, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर्षवर्धन का सामान्य परिचय। हर्षवर्धन का सामान्य परिचय। हर्षवर्धन का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो जैसे हर्षवर्धन इसका नाम ही है, हर्षवर्धन इसका नाम है। और यह जो हर्षवर्धन है यह किस वंश का शासक है, तो आप लोग कहेंगे कि यह पुष्यभूति वंश का शासक है। किस वंश का शासक है भैया, यह पुष्यभूति वंश का शासक है। पुष्यभूति वंश का शासक है। अब यह जो हर्षवर्धन है इसका समयकाल प्रारंभ होता है 606 ईस्वी में और इसका समयकाल समाप्त होता है 647 ईस्वी में। यह जो समयकाल है यह तिथि के रूप में यूपीएससी में पूछा गया है कि हर्षवर्धन का समयकाल क्या है, तो इसके समयकाल को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 606 ईस्वी में इसका समयकाल प्रारंभ होता है और इसका समयकाल समाप्त हो जाता है 647 ईस्वी में। इसके अलावा यह जो हर्षवर्धन था इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी। वह थानेश्वर थी। और थानेश्वर कहाँ स्थित थी, तो आप लोग कह दें यह हरियाणा में स्थित थी। कहाँ स्थित थी भैया, हरियाणा में स्थित थी। इसके बाद में यह जो हर्षवर्धन था इसकी दूसरी राजधानी क्या थी और प्रमुख राजधानी कौन सी थी, तो दूसरी राजधानी इसकी कन्नौज थी। कौन थी इसकी दूसरी राजधानी, कन्नौज थी। और यह कन्नौज कहाँ स्थित है, यह कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहाँ स्थित है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो हर्षवर्धन है इसके पिता का नाम क्या है, कौन बताएगा इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम कौन है, तो यह जो हर्षवर्धन है इसके पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। इसके पिता का नाम क्या है, इसके पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। और यह जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या है, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या है, तो हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम है राज्यवर्धन। इसके बड़े भाई का नाम क्या है, इसके बड़े भाई का नाम है राज्यवर्धन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बातों को जानते हैं। यह है जो हर्षवर्धन है इसकी बहन का नाम क्या है, तो इसकी बहन का नाम आप लोग देखेंगे तो इसकी बहन का नाम है राज्यश्री। जो हर्षवर्धन है इसकी बहन का नाम क्या है, इसकी बहन का नाम है राज्यश्री। अब यह जो बहन है इसका विवाह हर्षवर्धन करता है, तो हर्षवर्धन के बहनोई का नाम क्या है, हर्षवर्धन के बहनोई का नाम क्या है, तो हर्षवर्धन के बहनोई का नाम है ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा ये कहाँ का शासक है, तो आप लोग कहेंगे कि यह मौखरी वंश का शासक है। यह है मौखरी वंश का शासक है। और मौखरी वंश कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे कि यह मौखरी वंश का राजा है। और मौखरी वंश इस समय कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में है, यह यहीं का राजा है। तो यह इसकी बहन है। और इसके अलावा यह इसका बहनोई है। ग्रह वर्मा से इस राज्यश्री का क्या होता है, विवाह होता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यह जो हर्षवर्धन है इसी के समय में एक चीनी यात्री भारत आता है। और इस चीनी यात्री का नाम क्या है, इस चीनी यात्री का नाम है हुएनसांग। इस चीनी यात्री का नाम है हुएनसांग। इसके इतिहास का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वह हर्षवर्धन की उपाधि है। क्या है भैया, हर्षवर्धन की उपाधि है। तो हर्षवर्धन की उपाधियां कई मिलती हैं। जैसे यह जो हर्षवर्धन है इसकी एक उपाधि महत्वपूर्ण मिलती है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है परम सौगात। क्या नाम है, परम सौगात। हर्षवर्धन की एक उपाधि मिलती है, इसका नाम है परम सौगात। इसके अलावा हर्षवर्धन की जो दूसरी महत्वपूर्ण उपाधि मिलती है वह शिलादित्य। ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, शिलादित्य। ये जो शिलादित्य नामक उपाधि है यह कौन देता है, तो एक तरीके से ये जो हुएनसांग है, हुएनसांग अपने ग्रंथ सी यूकी में इस हर्षवर्धन को शिलादित्य ही कहता है। क्या कहता है, शिलादित्य ही कहता है।
इसके अलावा इसकी अन्य उपाधि क्या है? इसकी अन्य उपाधि है परमेश्वर की। कौन सी उपाधि है भैया? इसकी अन्य उपाधि है परमेश्वर की। तो ये सारी इसकी इतनी उपाधियां हुई। इसमें ये तीनों उपाधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक। तो फिर से इसकी बहन का नाम राज्यश्री, इसके बहनोई का नाम ग्रहवर्मा, जो मौखरी वंश का शासक था। ये इसी के समय में एक चीनी यात्री भारत आ रहा है और इस चीनी यात्री का नाम है ह्वेनसांग। इसके अलावा इसकी उपाधि क्या है? इसकी उपाधि परम सौगात की है। शिलादित्य की इसकी उपाधि है। परमेश्वर की भी इसकी उपाधि है। तीन उपाधियां ये इसकी हैं। इसको याद करना बेहद जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हर्षवर्धन के अभिलेख। जो हर्षवर्धन है इसके अभिलेख को हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन के अभिलेख। हर्षवर्धन के अभिलेख। अब अगर हर्षवर्धन के अभिलेख की बात आती है तो यह जो हर्षवर्धन है इसके कितने अभिलेख हैं इसको हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन के अभिलेख। तो हर्षवर्धन के अभिलेखों में हम लोग देख पाएंगे दो प्रकार के इसके अभिलेख हैं। कितने प्रकार के इसके अभिलेख हैं? केवल दो प्रकार के इसके अभिलेख हैं हर्षवर्धन के, यानी दो अभिलेख हैं इसके। इसमें पहले अभिलेख का नाम है बांसखेड़ा अभिलेख। पहले अभिलेख का नाम है बांसखेड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन का जो पहला अभिलेख है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बांसखेड़ा अभिलेख। इसके अलावा ये जो हर्षवर्धन है इसका दूसरा अभिलेख भी है और इसके दूसरे अभिलेख का नाम क्या है? मधुबन अभिलेख। इसके दूसरे अभिलेख का नाम क्या है? इसके दूसरे अभिलेख का नाम है मधुबन अभिलेख। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जा सकते हैं। यह जो बांसखेड़ा अभिलेख है ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग कहें कि यह बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शाहजहांपुर जिले में स्थित है। और ये जो मधुबन अभिलेख है यह भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन यह जो मधुबन अभिलेख है यह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित है। यह मऊ जिला कहाँ पड़ता है? यह मऊ जिला उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के पास में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मऊ जिला? आजमगढ़ के पास में पड़ता है। अब इन दोनों अभिलेखों को हमने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि इन दोनों अभिलेखों में अशोक की इसमें हर्षवर्धन की एक उपाधि मिलती है और इस उपाधि का नाम क्या है? इस उपाधि का नाम है परम सौगात। परम सौगात नामक उपाधि जो हर्षवर्धन की है वह इसी अभिलेख में मिलती है। कौन सी उपाधि? परम सौगात की उपाधि इसी अभिलेख में मिलती है। तो आपको याद रखना है यह जो हर्षवर्धन है इसके दो अभिलेख ही हैं। जो पहला अभिलेख है वो बांसखेड़ा अभिलेख है जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से मिलता है। इसमें हर्षवर्धन की उपाधि परम सौगात मिलती है। इसके अलावा इसका एक और अभिलेख है जिसका नाम है मधुबन अभिलेख। यह जो मधुबन अभिलेख है यह उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में है और इसमें भी हर्षवर्धन की उपाधि क्या मिलती है? यही परम सौगात मिलती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दोनों किसके अभिलेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे हर्षवर्धन के सिक्के देखते हैं। हर्षवर्धन के सिक्के। हर्षवर्धन के सिक्के। तो अगर हर्षवर्धन के सिक्कों की बात करें तो हर्षवर्धन के जो सिक्के मिले हैं वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से भी मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं? शाहजहांपुर जिले से इसके सिक्के मिले हुए हैं। और कहाँ से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसके सिक्के भिटौरा से भी प्राप्त हुए हैं। भिटौरा से भी प्राप्त हुए। ये भिटौरा हमारे गृह जनपद के पास में ही है।
और हमारे गृह जनपद के पास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी है। इसका मतलब अयोध्या कहाँ पे आता है? तो अयोध्या फैजाबाद जिले में आता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये भिटौरा कहाँ आता है? तो भिटौरा भी फैजाबाद जिले में ही आता है। इसके अलावा इसके जो सिक्के मिले हैं वो हरियाणा के सोनीपत से मिले हुए हैं। वो कहाँ से मिले हुए हैं? वो हरियाणा के सोनीपत जिले से भी इसके सिक्के मिले हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के सिक्के कहाँ से नहीं मिले हुए हैं? इसमें एक और जिला आपको दे देगा और पूछेगा कि कहाँ से नहीं मिले हुए हैं। तो 3 जगहों को याद रखना है। शाहजहांपुर से इसके सिक्के मिले हैं, भिटौरा से भी इसके सिक्के मिले हुए हैं और सोनीपत से भी इसके सिक्के मिले हुए हैं। इसमें भी हर्षवर्धन की उपाधियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो कुल 3 जगहों से इस हर्षवर्धन के सिक्के मिले हुए हैं। इसमें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भिटौरा फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा हर्षवर्धन का हम लोग धर्म देखते हैं। इसका धर्म क्या था? तो हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है कि यह जो हर्षवर्धन था यह प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन यह बाद में बौद्ध धर्म का भी अनुयायी बन गया था। तो इसके समय में एक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। और एक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बौद्ध सभा थी ये 5वीं बौद्ध सभा थी। एक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था और यह बौद्ध सभा 5वीं बौद्ध सभा थी। जैसे हम लोगों ने महात्मा बुद्ध को पढ़ा और बौद्ध धर्म को पढ़ा तो उस समय देखा था कि 5 बौद्ध सभाएं या संगीतियों का आयोजन हुआ था। और उसमें से जो 5वीं बौद्ध सभा या संगीति थी वह इसी हर्षवर्धन के समय में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी इस बौद्ध सभा या संगीति को? तो इस बौद्ध सभा या संगीति को कन्नौज में बुलाया था। किसने बुलाया था? हर्षवर्धन ने बुलाया था, कन्नौज में बुलाया था। और क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इस बौद्ध सभा या संगीति को कब बुलाया? तो 632 ईस्वी में इसी हर्षवर्धन ने कन्नौज में बुलाया था। इसके अलावा यह है जो हर्षवर्धन है इसने और एक धर्म के परिप्रेक्ष्य में काम किया था। इसने, आप लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो प्रयागराज जिला है यह पहले प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक। लेकिन अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। अब फिर यह प्रयागराज हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यह चर्चा में है और यह हर्षवर्धन के परिप्रेक्ष्य में भी हमेशा चर्चा में रहता है। यह जो प्रयाग है इसी प्रयाग में इसने गंगा और यमुना नदी के किनारे एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया। महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि यह जो महामोक्ष परिषद का आयोजन किया इसमें हर्षवर्धन स्वयं शामिल होता है और शामिल होके कुल 3 देवताओं की पूजा करता है। और उसमें से पूछा निम्नलिखित देवता कौन नहीं था? तो 3 देवताओं में आप लोग देखेंगे तो पहला देवता कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, इसको मैं बता देता हूं। क्योंकि हमने बताया कि हर्षवर्धन शैव धर्म या शैव मतावलंबी था, भगवान शिव की पूजा करता था। तो सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि इसने शिव देवता की पूजा की थी। किसकी पूजा की थी? भगवान शिव की इसने पूजा की थी। और जैसे कि आप लोग देखते होंगे तो सुबह सुबह उठते होंगे, सूर्य देवता को नमन करते होंगे आप लोग, तो इसने भी सूर्य देवता की पूजा की थी। सूर्य देवता की पूजा की थी। और हमने आपको बताया कि प्रारंभ में यह जो हर्षवर्धन था ये शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन बाद में हर्षवर्धन क्या बन गया था? इसने बौद्ध धर्म को भी धारण कर लिया था। तो इसने महात्मा बुद्ध की भी पूजा की। महात्मा बुद्ध की भी इसने पूजा की थी। इसका मतलब महात्मा बुद्ध को यह देवता मानता था। यह महापुरुष नहीं क्या मानता था? यह देवता मानता था। तो इसके समय में कन्नौज में एक बौद्ध सभा, एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था या बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसी के समय में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का भी आयोजन किया गया था।
इसमें हर्षवर्धन ने शिव देवता की पूजा की, सूर्य देवता की पूजा की, महात्मा बुद्ध की पूजा की, लेकिन आपको विकल्प में विष्णु मिल सकता है। क्या मिल सकता है भैया? विष्णु आपको विकल्प में मिल सकता है, जो कि सही नहीं होगा। क्या होगा? विष्णु सही नहीं होगा। ठीक, तो इसको भी आप लोग समझते रहिएगा। एक सेकंड थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य चीजों को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हर्षवर्धन की कुछ अन्य गतिविधियों को देखते हैं। इसमें इसके हम लोग साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। अब हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। तो ये है जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस किस क्षेत्र में किया, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसने बंगाल के ऊपर आक्रमण किया था और बंगाल के शासक शशांक को इसने पराजित किया था। इसके अलावा और किसके साथ इसने युद्ध किया था? इसने बल्लभी के साथ भी युद्ध किया था, और बल्लभी कहाँ है? बल्लभी गुजरात में है। और इसका किसके साथ युद्ध हुआ था? और इसका जो युद्ध हुआ था वह पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। वह पुलकेशिन के साथ में हुआ था। यह किस वंश का शासक है? यह चालुक्य नरेश है। ये कौन है? ये चालुक्य नरेश है। अब यह जो बंगाल का शासक है, बंगाल का शासक है शशांक। कौन है? शशांक। लेकिन आखिर ऐसी क्या आपदा या क्या विपदा आ गई है, या क्या जरूरी हो गया है कि यह जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के लिए यह जो शशांक की विजय है यह उपयोगी हो गई? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। जैसे ये जो हर्षवर्धन है यह किस वंश का शासक है? यह पुष्यभूति वंश का शासक है। तो जो हमारी कहानी है उस पर भी आप लोग गहराई से ध्यान दीजिएगा। वास्तव में वह कहानी नहीं होती, वास्तव में वह आपके मतलब की बात होती है। तो ये जो हर्षवर्धन है यह किस वंश का शासक है? यह पुष्यभूति वंश का शासक है। और यह जो पुष्यभूति वंश है यह हर्षवर्धन किस समय में कहाँ पे केंद्रित है? हरियाणा में केंद्रित है। और इसकी राजधानी क्या है? थानेश्वर इसकी राजधानी है। और हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि जो हर्षवर्धन है उसके पिता का नाम क्या है? तो उसके पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हैं और एक पुत्री है। और एक पुत्र के रूप में हर्षवर्धन तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक जो और पुत्र है वो हर्षवर्धन का बड़ा भाई है जिसका नाम है राज्यवर्धन। और हर्षवर्धन की एक बहन भी है जिसका नाम है राजश्री। यानी हर्षवर्धन दो भाई हैं और एक बहन है। यानी प्रभाकर वर्धन के तीन एक तरीके से क्या है? संतान हैं, जिसमें दो पुत्र हैं एक पुत्री है। तो इसकी जो एक पुत्री है प्रभाकर वर्धन की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम राज्यश्री है। राज्यश्री का विवाह इसने किसके साथ किया था? तो राज्यश्री का विवाह इसने कन्नौज के मौखरी शासक गृह वर्मा के साथ किया था। किसके साथ किया था राज्यश्री का विवाह? गृह वर्मा के साथ किया था। और यह गृह वर्मा कौन है? यह कन्नौज का मौखरी वंश का शासक है। इसी के साथ क्या किया था? इसी के साथ विवाह किया था। अब होता क्या है कि यह जो बंगाल का शासक शशांक है, शशांक का विवाद होता है इसी गृह वर्मा से। गृह वर्मा को पराजित कर देता है।
और इसी समय देवगुप्त को मिला के देवगुप्त से इस ग्रह वर्मा की हत्या करवा देता है। इसके अलावा इसकी जो पत्नी है जिसका नाम है राजश्री, उसको कैद कर लेता है और कैद करके कहाँ पे, किस जेल में डाल देता है? कन्नौज की जेल में इसको डाल देता है। अब ऐसे में जब हर्षवर्धन को यह सूचना मिलती है या राज्यवर्धन को जब सूचना मिलती है, तो राजवर्धन ने क्या किया? अटैक किया और जो देवगुप्त था, जो इसका शशांक का सहयोगी था, उसको पराजित कर दिया। लेकिन शशांक को जब सूचना मिली इसकी, तो शशांक ने इस गृह वर्मा और मतलब जितने भी इसके आसपास के लोग थे, सबको एक तरीके से पराजित कर दिया। अब यह समय ऐसा था कि हर्षवर्धन के लिए चैलेंज था कि वो अपनी बहन को किस तरीके से बचाए। और इसकी जो बहन थी, ऐसी सूचना इस समय मिली कि यह कन्नौज के जेल से निकल गई है और कन्नौज के जेल से निकल के यह सती होने जा रही है। इसकी सूचना किसने दी? इसकी सूचना हर्षवर्धन को इस समय दी किसने? इसके ममेरे भाई ने दी। और ममेरे भाई का नाम क्या था? ममेरे भाई का नाम याद रखना, भिंडी था। हर्षवर्धन के ममेरे भाई का नाम क्या था? भिंडी था। इसी ने यह सूचना दी। अब ऐसे में हर्षवर्धन को सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि ये किसी तरीके से अपनी बहन को सती होने से बचाए, क्योंकि जैसे ही हर्षवर्धन ने सिंहासन ग्रहण किया था 606 ईस्वी में, इसकी माता सती हो गई थी, क्योंकि जो इसका पिता था प्रभाकर वर्धन, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में जो हर्षवर्धन था, इसकी माता यशोमती थी और यशोमती सती हो गई थी। तो अपनी माता से शिक्षा ग्रहण करके इसकी जो बहन थी राजश्री, यह भी सती होने के लिए कन्नौज के जंगल की तरफ निकल चुकी थी। ऐसे में हर्षवर्धन अब अपनी बहन को पहले सती होने से बचाए, तो इसके ममेरे भाई भिंड ने सूचना दी कि भाई जो राजश्री है वो सती होने जा रही, ऐसे में उसको बचा लो। तो हर्षवर्धन थानेश्वर से चला कन्नौज की तरफ, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 200-300 किलोमीटर की ही दूरी है, और पहुंच गया कन्नौज। लेकिन कन्नौज के जंगल में अपनी बहन राजश्री को खोज रहा है हर्षवर्धन, और कहीं राजश्री इसको मिली नहीं। इसी समय एक बौद्ध भिक्षु था और उस बौद्ध भिक्षु का नाम था दिवाकर मित्र। बौद्ध भिक्षु का नाम था दिवाकर मित्र। क्योंकि ये जो बौद्ध भिक्षु थे, इनके जो विहार रहते थे, जो एक तरीके से इनके वास करने का स्थान होता था, ये मुख्यतः जंगल वगैरह में ही होता था। ऐसे में इस दिवाकर मित्र ने इसकी बहन राज्यश्री को पहचान लिया। इसी समय दिवाकर मित्र ने हर्षवर्धन को सूचना दी कि आपकी बहन यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे में इसी दिवाकर मित्र के सहयोग से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोज निकाला। अब राजश्री जब मिली, तो राजश्री ने हर्षवर्धन से कहा, भाई मुझे सती होना है, क्योंकि हमारे पति की लोगों ने हत्या कर दी है। अब हम जी के क्या करेंगे? अब हम भी अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। ऐसे में हर्षवर्धन ने कहा, नहीं बहना, ऐसा नहीं करना है, आप चलो हमारे यहाँ, आप शासक के रूप में काम करो। तो उसी समय राजश्री ने एक शर्त रखी कि जो हमारा घर है वो कन्नौज है, तो हम रहेंगे यहीं पे, आपके यहाँ क्यों जाएंगे? शादी हो गई थी उसकी, उसके पति की लोगों ने हत्या कर दी, और पति का घर उसका अंतिम घर होता है, तो हम आपके घर क्यों जाएंगे? तो इसी समय हर्षवर्धन ने कहा, हम अपनी राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित कर लेंगे, कहाँ? कन्नौज। और आपको अपने साथ में शासिका के रूप में बैठाएंगे। इसी प्रकार से आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्री और पुरुष का संयुक्त शासन यहीं पे आपको एक बार और दिखाई पड़ता हुआ मिलेगा। इसमें हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री के साथ संयुक्त शासन प्रारंभ किया था। अब दूसरी बात क्या थी? अब राजश्री को पा लिया हर्षवर्धन ने, लेकिन अब एक चैलेंज था, यह हर्षवर्धन, ये शशांक। अब इस शशांक को भी वह सजा देना चाहता था। ऐसे में हर्षवर्धन ने इस बंगाल के शासक, ये गौड़ वंश का शासक है। किस वंश का शासक है ये शशांक? ये गौड़ वंश का शासक है। बहुत शक्तिशाली वंश है बंगाल का ये गौड़ वंश। इसके ऊपर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया, और पराजित करके एक तरीके से बंगाल के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया।
तो ये रहा इसका हर्षवर्धन का बंगाल विजय और राजश्री की वापसी। इसके बाद में वल्लभी की विजय। वल्लभी के बारे में पता चलता है कि इसने वल्लभी के राज्य के ऊपर आक्रमण किया और वल्लभी के राजा को पराजित करके वल्लभी को एक तरीके से कन्नौज में शामिल कर लिया, यानी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसके अलावा यह जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन के साथ में ही युद्ध होता है किसका, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, जो पुलकेशिन के साथ में हर्षवर्धन का युद्ध होता है यह किस नदी के तट पे होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 विकल्प मैं दे रहा हूं, आप लोग बताइए किस नदी के तट पे होता है, और जो बता लेगा उसको इनाम भी आज मिलेगा। 4 विकल्प मैं यहाँ पे दे रहा हूं। ए विकल्प है बाबू लोग, बी विकल्प है, सी विकल्प है और डी विकल्प है। ए विकल्प में आपको मिल रहा है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। बी विकल्प में आपको मिल रहा है सतलज नदी, सतलज नदी। सी विकल्प में आपको मिल रहा है नर्मदा नदी। और डी विकल्प आपको मिल रहा है गंगा नदी, गंगा नदी। ये 4 विकल्प है। कृष्णा नदी के तट पे हुआ था, सतलज नदी के तट पे हुआ था, या नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, या गंगा नदी के तट पे हुआ था। किस नदी के तट पर हर्षवर्धन और इस पुलकेशिन के बीच में युद्ध हुआ था, कौन बताएगा, जल्दी बताओ आप लोग। ए बी सी डी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए, प्लीज जल्दी से उत्तर दीजिए, देखता हूं मैं कौन उत्तर देता है, देखूंगा भी मैं। बताइए ए बी सी डी। जिस तरीके से आप लोग चैट करते हैं उसी तरीके से उत्तर देना भी बहुत जरूरी होता है। जब आपको प्रश्न मिल जाए तो समझो कि आपको क्या मिल गया, अगर प्रश्न मिल गया आपको तो समझो आपको हलवा मिल गया। और जैसे हलवा खाने के लिए झपटते हो आप लोग, उसी तरीके से प्रश्न को खाने के लिए झपटना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। तो खाइए फटाफट इसको, उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होता, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने उत्तर देने का प्रयास किया, नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, नर्मदा नदी के तट पे यह युद्ध हुआ था। इसमें खास बात यह है कि यह जो पुलकेशिन है, यह पुलकेशिन इस हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। अब क्वेश्चन पूछता है आपको, उत्तर भारत के महानतम शासक हर्षवर्धन को पराजित करने वाला दक्षिण भारत का शासक कौन था, या पश्चिमी भारत दक्षिण पश्चिम का शासक कौन था। तो यही पुलकेशिन था, जिसने नर्मदा नदी के तट पे इसको पराजित कर दिया था, मींस हर्ष को पराजित कर दिया था। तो नर्मदा नदी कहीं ना कहीं सीमा थी किसकी, हर्षवर्धन की। इसके दक्षिण यह नहीं जा पाया था, क्योंकि यह पुलकेशिन से क्या हो गया था, पुलकेशिन से पराजित हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन और हुएनसांग, और हुएनसांग, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अब यह जो हर्षवर्धन था, इसी हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत आया था, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था हुएनसांग। अब आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह जो हुएनसांग था, यह भारत कब आया था, तो आप लोग कहें कि यह 629 ईस्वी में भारत आया था। कौन, हुएनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था, और 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। कब तक भारत में रहा था, 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग यहाँ पे मुख्य रूप से यह जान लीजिए कि यह कुल कितने वर्षों तक भारत में रहा, यह कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा। लेकिन अगर 15 वर्ष विकल्प में नहीं मिलता है तो 14 वर्ष भी आप लोग उत्तर लगा देते हैं, और लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 15 नहीं मिल रहा है। और अगर 14 विकल्प में नहीं है तो 15 बिल्कुल आपका सही होगा। अगर 14-15 दोनों विकल्प में है तो 15 वर्ष तक यह भारत में रहा था। इसके अलावा और खास बात क्या है, यह है जो हुएनसांग था, यह है चीन के होनन प्रांत का निवासी था। किस प्रांत का निवासी था, चीन के होनन प्रांत का निवासी था। कौन, हुएनसांग।
किस प्रांत का निवासी था? चीन के होनन प्रांत का निवासी था, चीनी यात्री था ये। अब यह जो ह्वेनसांग था, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जो प्राचीन भारत के तमाम सारे विदेशी यात्री भारत आए, उन यात्रियों में इसी को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसमें फाहियान भी विकल्प में मिल सकता है आपको, एत सिंह भी विकल्प में मिल सकता है, अन्य यात्री का भी विकल्प आपको दिया जा सकता है। तो यात्रियों का राजकुमार कौन है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग है। अब यह जब ह्वेनसांग भारत आता है, तो ह्वेनसांग कन्नौज की महामोक्ष परिषद, कन्नौज की धर्म सभा का चीफ यही बनता है। जो कन्नौज में बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, इस कन्नौज की बौद्ध समिति की अध्यक्षता यही करता है। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? यही अध्यक्षता इसकी करता है। ठीक। इसके अलावा ये जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता है, उसमें भी यह शामिल होता है। कौन शामिल होता है? यह ह्वेनसांग उसमें भी शामिल होता है। इसके अलावा एक खास बात इसके बारे में यह है कि यह जब आता है तो यह नालंदा विश्वविद्यालय का व्यापक विवरण करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का यह व्यापक विवरण करता है, विश्वविद्यालय का। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण देने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है, तो आप लोग सीधे कहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण देने वाला पहला जो विदेशी यात्री है वो कौन है? वो यही है, यानी ह्वेनसांग है। ठीक, इतनी बातें जानी। अब अन्य चीजों को जान लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग कहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी भैया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह गुप्त वंश का शासक है। और इसी का पहली बार एक जो चीनी यात्री भारत आ रहा है जिसका नाम है ह्वेनसांग, इसने व्यापक विवरण दिया हुआ है। क्या कहा व्यापक विवरण में? इसने कहा कि इस समय इसका जो आचार्य है नालंदा विश्वविद्यालय का, और आचार्य का मतलब यहाँ पे किससे है? आचार्य का मतलब प्राचार्य से है। प्राचार्य का मतलब इस विश्वविद्यालय के चीफ से है। ये कहता है कि इस विश्वविद्यालय का आचार्य और प्राचार्य कौन है? तो शीलभद्र इसका आचार्य है। ये प्रिंसिपल है। शीलभद्र इसका क्या है? आचार्य है। ये ह्वेनसांग कहता है कि यहाँ पे इस समय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था। किसका आयोजन किया जाता था? इस समय नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था। और एक दूसरी बात और ह्वेनसांग कहता है कि अगर 100 बच्चे प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं तो प्रवेश परीक्षा में 10 लोग ही सफल हो पाते हैं। इसका मतलब 10% बच्चे ही इसमें सफल हो पाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि उस समय यानी प्राचीन काल में जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता था। एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। और जो प्रवेश परीक्षा में सफल होता था उसी को इसमें क्या मिलता था? उसी को इसमें एडमिशन मिलता था। इसके अलावा यह है जो हर्षवर्धन के समय में यात्री आ रहा है ह्वेनसांग, ये कहता है कि यहाँ पे कुछ भी आप पढ़िए लेकिन आपको चिकित्सा की शिक्षा जरूर लेना पड़ेगा। यानी यह जो चिकित्सा थी इसकी पद्धति क्या थी? इसकी जो शिक्षा थी यह अनिवार्य थी। जैसे कहते नहीं कि यह अनिवार्य विषय है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस समय जो चिकित्सा की शिक्षा है वह अनिवार्य है, वह सभी अभ्यर्थियों के पेपर में जरूरी था। इसके अलावा ह्वेनसांग कहता है कि यहाँ पे इस समय तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। किसकी शिक्षा दी जाती है? तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा ह्वेनसांग कहता है कि यहाँ पे इस समय दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। और चिकित्सा शास्त्र तो हमने पहले ही बता दिया
इसके अलावा यह कहता है कि यहाँ पे इस समय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, यह इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा, इसमें बताया जाता है कि महायान बौद्ध धर्म क्या है, खास बातें इसकी क्या है, इसके दार्शनिक विचार क्या क्या है। इसके अलावा ये क्या कहता है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग कहता है कि यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी खर्चा 200 गांवों से चलती है। कितने गांवों से चलती है? 200 गांवों से चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 200 गांव इस समय नालंदा विश्वविद्यालय को मिले हुए हैं। इससे जो इनकम होती है इन गांवों से, यह किसको प्राप्त होती है? यह इसी नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है। इसी से इसका क्या चलता है? इसी से इसका खर्चा बर्चा चलता है। और यह जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने भी इसमें प्रवेश परीक्षा दिया और प्रवेश परीक्षा देने के बाद इसने महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने यही ग्रहण की थी। ठीक, एक बात जरूर याद रखिएगा, यह जो ह्वेनसांग है इसने एक ग्रंथ लिखा था, इसने एक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ का नाम क्या है, कौन बताएगा? इस ग्रंथ का नाम है सी यू की। ह्वेनसांग के ग्रंथ का नाम क्या है? सी यू की इसका ग्रंथ है, सी यू की। इसी समय आप लोग एक ग्रंथ का नाम और याद कर लीजिए कि जैसे फाहयान आया था भारत, और फाहयान का जो ग्रंथ है उसका नाम है फो क्यू की, फो क्यू की, जिससे कि दोनों ग्रंथ आपको याद हो जाएं। ये चीनी यात्री फाहयान का ग्रंथ है और वो चीनी यात्री ह्वेनसांग का ग्रंथ है। तो चीनी यात्री फाहयान किसके समय में आया था? तो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। उसका यह ग्रंथ ही नहीं, उसका यात्रा संस्मरण भी है। उसी तरीके से जिस तरीके से फाहयान ने अपना यात्रा संस्मरण लिखा, उसी तरीके से ह्वेनसांग भी जब भारत से वापस चीन चला गया, कहते हैं ह्वेनसांग चोरी से आया था, यानी चीन के शासक को बता के नहीं आया था, लेकिन जब वापस गया और तमाम सारी बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके गया, तो वहां का चीन का जो शासक था उस समय, वो इसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जब वापस गया ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग ने भी एक ग्रंथ को लिखा था और इस ग्रंथ का नाम क्या है? सी यू की। इसी में ये सारा विवरण मिलता है, जो विवरण हमने बताया यहाँ पे, ये विवरण कहाँ पे मिलता है? ह्वेनसांग के इसी ग्रंथ सी यू की में मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार किए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले भाग में, अगले खंड में, हर्षवर्धन और साहित्य। हर्षवर्धन और साहित्य, हर्षवर्धन और साहित्य। तो आप लोग देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल में या प्राचीन काल में, क्योंकि गुप्तोत्तर के काल के बाद में ये गुप्तोत्तर काल का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन इसी में आता है, ये मुख्य शासक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो मध्यकाल का इतिहास शुरू हो जाएगा, अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है। उसके पहले हम लोग मोहम्मद साहब के इतिहास को पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल सल्तनत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो ये प्राचीन मध्यकाल का अंतिम प्रतापी, प्राचीन भारत का अंतिम प्रतापी शासक है। तो शासक तो है ही, आप लोगों ने देखा इसकी क्रिया विधि को, लेकिन ये बहुत बड़ा साहित्यकार भी है, यानी स्वयं भी यह साहित्य लिखता है और इसके दरबार में कई साहित्यकार भी हैं, उसी को हमें देखना है। तो ये है जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के दरबार में आप लोग देखेंगे तो एक साहित्यकार रहता है, और उस साहित्यकार का नाम क्या है? उस साहित्यकार का नाम है बाण भट्ट। क्या नाम है भैया? बाण भट्ट इसका नाम है। और बाण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, और इस बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? बाण भट्ट की पुस्तक का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित। इस हर्षचरित में मुख्यतया हर्षवर्धन के इतिहास का ही वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? हर्षवर्धन के ही इतिहास का वर्णन मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये हर्षचरित नामक पुस्तक है, कभी ये मत सोच लेना कि इसको हर्षवर्धन ने लिखा था, क्योंकि हर्षवर्धन का नाम और यहाँ नाम थोड़ा सा मैच करता है।
तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? इसी बाणभट्ट ने लिखा था। यह इसका हर्षवर्धन का दरबारी साहित्यकार था। इसी हर्षवर्धन ने एक और पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम था कादम्बरी, कादम्बरी सौरभम, कादम्बरी सौरभम। इसको हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं आर्ट साइड में, कादम्बरी सौरभम। इसको भी किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था। ठीक। इसके अलावा यह जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन स्वयं बहुत बड़ा साहित्यकार है, स्वयं भी बहुत बड़ा साहित्यकार है। और इस परिप्रेक्ष्य में इसने 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं। कितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं? कुल 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं। इसकी तीनों पुस्तकों का नाम क्या है? इसकी तीनों पुस्तकों का नाम है नागानंद। और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? दूसरी पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। क्या नाम है इसकी दूसरी पुस्तक का? इसकी दूसरी पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। और इसकी जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो तीसरी पुस्तक का नाम है रत्नावली। रत्नावली इसकी तीसरी पुस्तक का नाम है। इन तीनों पुस्तकों को याद करना जरूरी है, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो जितने साहित्य यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, यह किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, मैं आपको विकल्प देता हूँ यहाँ पे। पहले विकल्प के रूप में प्राकृत है, यानी प्राकृत भाषा में लिखे जा रहे हैं क्या? दूसरा विकल्प आपको दे रहा हूं हिंदी, क्या ये हिंदी भाषा में लिखे जा रहे हैं क्या? इसके अलावा तीसरा विकल्प देता हूं संस्कृत, क्या ये संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं? किस भाषा में इन साहित्यों को लिखा जा रहा है? हिंदी में या प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में? तो आप लोग कहेंगे कि इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की जो राजकीय भाषा है वह संस्कृत भाषा है। अब हर्षवर्धन के जो भी अभिलेख हैं वो अभिलेख भी इसी संस्कृत भाषा में ही आपको मिलेंगे। लेकिन अभिलेखों की एक लिपि है, केवल एक ही लिपि है, और उस लिपि का नाम क्या है? उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि। तो हर्षवर्धन के साहित्य और अभिलेखों की भाषा क्या है? तो साहित्य और अभिलेख दोनों की भाषा यहाँ पे आपको संस्कृत मिलेगी। और अभिलेखों की लिपि क्या है? तो अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। इस तरीके से आप लोगों ने हर्षवर्धन का संपूर्ण इतिहास देखा। क्या देखा? हर्षवर्धन का संपूर्ण इतिहास देखा। इसमें हम लोगों ने हर्षवर्धन का कई पहलुओं के अंतर्गत अध्ययन किया। व्यापक रूप से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, और यही इतना आपको अध्ययन करना है, ये सार्वभौमिक अध्ययन करना है। बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं, इसको आप लोग तैयार कर लें, इसको आप लोग याद कर लें। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।